गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड एंड ग्रुप और कुछ पर्सन किए थे। आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले इसको समझेंगे ये होता क्या है, उसके बाद वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, मान लीजिए कोई भी एटम है, बाहर वाली सेल को बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। तो एटम के बाहर सेल होती है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ एटम or in isolated state of the atom, the energy required to remove outermost cell electron from gaseous state of atom, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जितनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हमें एटम में से बाहर निकालना है। किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालना है, उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट एन लगा देंगे इसके पहले, एन आउटरमोस्ट सेल फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ एटम। कोई भी एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। इसी एनर्जी को बोला जाता है आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है IE1। IE1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए 4-5 इलेक्ट्रॉन है सेल में और हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोलेंगे IE1। अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको बोलेंगे IE2 और IE3। मीन्स अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे IE3 से, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम IE3 से। या फिर इनको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप समझ गए होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको IE से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया, उस समय जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे IE2। नाउ वी विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड में हम इसका वेरिएशन पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है या बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये बात हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप, के ग्रुप में ये कैसे वेरी करता है, मीन्स टॉप टू बॉटम ये कैसे वेरी करता है, ये बात जान लेते हैं। टॉप टू बॉटम ये कैसे वेरी करता है, ये वाली बात हम जानेंगे कि हम ऊपर से नीचे की साइड जाते हैं जब ग्रुप में हम वेरी करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है या बढ़ता है।
देखिए हम जानते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं। पहले में 1 सेल है, दूसरे में 2 सेल है, तीसरे में 3 सेल है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मीन्स न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाता है, दूर होने से कम हो जाता है। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया। जैसे जैसे साइज बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकलेगा क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट इसके ऊपर क्या है, कम है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज बढ़ता है जब हम नीचे की साइड जाते हैं। डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ऑन डाउन द ग्रुप ये भी मैं लिख सकता हूँ, ऑन डाउन द ग्रुप द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट घट जाता है। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजी। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम easy. That's why electron ionization energy decrease down the group। या फिर मैं कह सकता हूँ ionization energy inversely proportional to size। साइज जितना छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, साइज जितना बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती है। इस बात से हम इस रिलेशन से मैं कह सकता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। समझ गए होंगे इतनी बात कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, कल हमने पढ़ा था। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ही कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन इन पीरियड। पीरियड में ये कैसे वेरी करता है बताओ। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। कल हमने जाना था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो सेम रहते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं नंबर ऑफ सेल तो सेम रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि
प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होता है, मीन्स साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर मैं इस रिलेशन से देखूँ, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज घटता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऑन when we move in period or left to right atomic size decrease, ionization energy increase, atomic size decrease, so ionization energy इंक्रीज। एटॉमिक साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, मीन्स न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है भाई, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब एक प्रश्न की बात करते हैं कि नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन ये पूछता है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। भाई क्यों बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में साइज छोटा किसका? जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो साइज क्या होता है, घटता है, लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो साइज घटता है। अगर साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का। ऐसा क्यों? ऐसा जब साइज के ऊपर बात ना करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं 1s2 2s2 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब p का ऑर्बिटल देखें, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक का नाम px, एक का नाम py, एक का नाम pz। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरा जो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है भाई। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक स्टेबिलिटी होती है, जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल एंड देन हाफ फील्ड एंड एम्प्टी फील्ड। इसके अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो अतिरिक्त स्टेबिलिटी है वो है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होने के कारण ये क्या है, नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर लेगा तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आप मुझे बताओगे बेरिलियम, बोरोन और कार्बन का ऑर्डर
बेरिलियम, बोरोन और कार्बन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? मैंने जो बात बताई है यहीं से देखकर आप इस प्रश्न का आंसर देंगे।